शिविरावाणी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। हर बार की तरह इस बार प्रस्तुत है एक नया टॉपिक, जिसकी रिकॉर्डिंग आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। टॉपिक है परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशन, जो कि क्लास 10th का लेसन 13 है। इस लेसन में आपको जानकारी प्राप्त होगी परिवहन के बारे में, जिसमें कि सड़क यातायात, रेल यातायात और इसके अलावा वायु मार्ग और जल मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इसमें पॉलिसीज़ तैयार की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने क्या क्या योजनाएं इसके लिए प्रस्तुत की है, किस तरह से उन पॉलिसीज़ पर कार्य किया जा रहा है। और साथ ही स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो स्टेट में स्पेशली राजस्थान के हिसाब से क्या क्या इसमें मार्गदर्शन प्रस्तुत किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, और किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है, इसकी रिकॉर्डिंग आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और साथ ही जानकारी प्राप्त होगी आपको संचार के बारे में। संचार में स्पेशली जो आज का जो समय है इंटरनेट का है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और साथ ही टेलीफोन और मोबाइल के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। आपको मालूम ही है कि आज का जो समय है वह पूरी तरह से संचार क्रांति का समय है। और सबसे बड़ी बात है, हम सब दूर दूर रहकर भी इसी के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आवागमन के लिए परिवहन का साधन। तो इस तरह से दोनों देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और अब रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जा रही है हर बार की तरह क्लास 10 के स्टूडेंट बंटी के साथ। लीजिए रिकॉर्डिंग आपके समक्ष। अध्याय 13 परिवहन एवं संचार। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है तथा कुछ अन्य की आवश्यकता दूसरे स्थानों से प्राप्त कर पूरी की जाती है। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। 1991 में उदारीकरण के बाद पूंजी एवं प्रौद्योगिक निवेश के बाढ़ आ जाने से परिवहन के साधनों का तीव्र विकास हुआ है। आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना में जो प्रदेश समृद्ध होते हैं उनमें विकास की गति तीव्र होती है। इसमें आधारभूत संरचना का दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम आधारभूत ढांचागत संरचना है। इसमें परिवहन, विद्युत, संचार को सम्मिलित किया जाता है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है। इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को शामिल किया जाता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि होने से विश्व में प्रत्येक कोने कोने पर पहुंचना संभव हो गया है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार आदि सभी एक दूसरे से के पूरक है। आज भारत अपने विशाल आकार एवं अनेकों विविधताओं के बावजूद संचार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। सड़क, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। परिवहन व संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नवीन शक्ति दी है, जिससे हमारा जीवन साधन व सुविधापूर्ण हो गया है। आधारभूत संरचना के कमजोर विकास के कारण राजस्थान राज्य विकास को दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं है। जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है, वैसे वैसे राज्य का आर्थिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आधुनिक परिवहन व संचार के साधन हमारे देश व राज्य की आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल है। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्रीय व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्ण अपेक्षित है। मुख्य रूप से परिवहन के साधन। परिवहन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्थल, दूसरा जल, तीसरा है वायु। स्थल में आते हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। दूसरा है जल में आते हैं आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। वायु में आते हैं घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में भी 2 है, सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी विमान सेवा। पहला आता है परिवहन। देश के सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास देखने को मिला है, जिसके पश्चात देश में सुदूर क्षेत्रों तक यातायात क्षेत्रों का विस्तार हुआ एवं लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए जो परिवहन आवश्यक है, ही साथ ही
परिवहन के साधनों से अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलती है। परिवहन जाल की प्राकृतिक आपदाओं के समय में अत्यधिक उपयोगिता होती है। परिवहन के साधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्थल, जल व वायु परिवहन। स्थल परिवहन भू क्षेत्र के ऊपर वस्तुओं व सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन स्थल परिवहन में आते हैं, जो मुख्यतः सड़क, रेल व पाइपलाइन में रूप में व्यवस्थित है। सड़क परिवहन परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान अग्रणी है। वर्तमान अनुमान के अनुसार सड़क परिवहन पर लगभग 65% माल ढोया जाता है और 80% यात्री यातायात होता है। सड़कों पर यातायात प्रतिवर्ष 7% से 10% की दर से बढ़ रहा है, जबकि वाहनों की संख्या में वृद्धि दर विगत कुछ वर्षों में 10 से 12% रही है। सड़क परिवहन ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम एवं मध्यम दूरी तय करने के लिए ये यातायात एक का सर्वाधिक सुगम व सस्ता साधन भी है। वास्तव में यह सेवा परिवहन में अन्य साधनों की सहायक है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता, शीघ्रता, लचीलापन एवं द्वार तक प्रदान की जाने वाली सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में भौतिक विशेषताओं के कारण रेल परिवहन एक सीमा तक ही किया जा सकता है, अतः सड़कों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। भारत में मार्च 2015 में सड़कों की कुल लंबाई बढ़कर 54,72,000 किलोमीटर हो गई है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला और ग्रामीण सड़कें शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों में मानक 2 लेन और 4 लेन तथा उससे भी ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। पहला, रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। दूसरा, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। तीसरा, अधिक बल प्रवणता, ढाल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। चौथा, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन की सड़क मितव्ययी है। पांचवा, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने में उतारने की लागत अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षाकृत कम है। छठा, सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। महानगर व बड़े शहर सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गांवों के परिवहन का मुख्य साधन सड़कें ही है। सड़क परिवहन के क्षेत्र में मानव शरीर में धमनी व शिराओं की भांति है। राजस्थान में जनसंख्या का 3/4 भाग गांवों में ही बसता है। राज्य के गांवों में जहाँ जहाँ सड़कें पहुँचती है, समृद्धि स्वतः ही नजर आने लगती है। सड़कों में विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांवों का सामाजिक व आर्थिक विकास गति नहीं पकड़ पाता है। राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर निवेश में वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात विकास पर खर्च न उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, राज्य मार्ग, स्टेट हाईवेज, जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अन्य सड़कें, अदर रोड्स, सीमांत सड़कें, बॉर्डर रोड्स। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय पश्चिम पूर्वी गलियारा जो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। इस महाराज मार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में महानगरों के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दूरस्थ भागों को जोड़ता है। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय प्रमुख मार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लेन और 2 लेन वाली कुल 45,974 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्यक्रम तय किया गया था। इसकी कुल लागत 2 करोड़
2,20,000 करोड़ रुपए होगी। सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर किया गया है। 11वीं योजना के अंतर्गत सड़कों में विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन मैदानी भागों में 100 जनसंख्या वाले सभी ग्रामों और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले सभी क्षेत्रों को जोड़ा गया। इस कार्यक्रम से भारत के ग्रामों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। राजस्थान से कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम राजमार्ग है। राजस्थान में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, अबरोड होता हुआ कांदला तक जाता है। इसकी राजस्थान में लंबाई 299 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का केवल 28 किलोमीटर भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान में स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर से अजमेर 6 लेन में परिवर्तित हुआ है। इसी तर्ज पर सड़क परिवहन का विकास प्रदेश में लगातार जारी है। राज्य राजमार्ग राज्यों के भीतर वे सड़कें जो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों तथा जिलों मुख्यालयों को आपस में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों व पड़ोसी राज्य से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों से जोड़ती है, राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,31,899 किलोमीटर है। राजस्थान में कुछ मुख्य राज्य राजमार्गों को मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है तथा इन्हें मेगा हाईवे के रूप में विकसित कर 2 लेन से 4 लेन में भी परिवर्तित किया जा रहा है। वर्तमान में मेगा हाईवे तथा राजमार्गों को निर्माण व उनकी देखरेख अनुबंध के आधार पर किया जा रहा है। इस हेतु अनुबंधित फर्म उन मार्गों पर चलने वाले वाहनों से शुल्क, जिसे टोल टैक्स कहा जाता है, वसूल करती है। सरकारी वाहनों, एम्बुलेंसों, कृषि वाहनों, सैनिक वाहनों व अन्य आपातकालीन वाहनों तथा दोपहिया वाहनों को इस टोल शुल्क से मुक्त रखा जाता है। मुख्य जिला सड़कें विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से अथवा आपस में जोड़ने वाली सड़कों को मुख्य जिला सड़कें कहते हैं। अन्य सड़कें इस वर्ग में वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों में पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई थी। इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तथा 500 से 1000 जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। सीमांत सड़कें सीमावर्ती सड़कों का निर्माण व देखरेख भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। इस संगठन का गठन भारत में उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों में सड़क परिवहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके भारत में आर्थिक विकास को तेज करने तथा प्रतिरक्षा संबंधित तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के लिए सन 1960 में किया गया था। वर्तमान में इसकी विकास संबंधित गतिविधियां राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा भूटान से भी प्रारंभ की जा रही है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। राजस्थान में डामर की सड़कों की लंबाई 31 तारीख 3 महीना 2016 प्रावधान के अनुसार में सड़कों के प्रकार व उनकी लंबाई निम्न है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई है 8120 किलोमीटर। दूसरा है राज्य राजमार्ग जिसकी लंबाई है 14,970 किलोमीटर। तीसरा है मुख्य जिला सड़कें जिसकी लंबाई है 6,598 किलोमीटर। चौथा है अन्य जिला सड़कें जिसकी लंबाई है 27,707 किलोमीटर। पांचवा है ग्रामीण सड़कें जिसकी लंबाई है 1,14,780 किलोमीटर जिनका पूरा योग है 1,72,175 किलोमीटर। राजस्थान रोड विजन 2025
राजस्थान में सड़क तंत्र की काया पलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21वीं सदी से पहले 25 साल राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधि विजन तैयार किया गया। इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रखरखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। रोड विजन 2025 में पहले 15 साल में सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय मार्ग पर जोड़ दिया गया है। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन के द्वारा व्यापार व लंबी दूरी तक हल्के व भारी सामान का परिवहन किया जाता है। प्रमुख परिवहन के साधनों में समावेश के पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में जानी जाता है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2016 के दिन भारतीय रेल परिवहन मार्ग की लंबाई 67,312 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन थे तथा इसमें 9,212 रेल इंजन, 53,220 यात्री सेवा वाहन, 6,493 अन्य कोच वाहन तथा 2,29,381 गाड़ियां सम्मिलित थी, जिसकी प्रथम रेलगाड़ियों का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र में स्थित मुंबई व ठाणे के बीच लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन थी, जिसे 1929 में चलाया गया था। आज संपूर्ण देश में रेलों का सघन जाल बिछा हुआ है। देश में अनेक प्रकार की रेल लाइन विद्यमान है, जिनमें बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज, छोटी लाइन, मीटर गेज प्रमुख है। जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुरता है और आर्थिक उत्पादों एवं भारी खनिजों तथा यथा लोह, कोयला, खनिज तेल एवं उर्वरक का अधिकांश परिवहन बड़ी लाइनों द्वारा ही किया जाता है, किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा द्वारा कच्चे मालों का परिवहन छोटी लाइनों के माध्यम से ही किया जाता रहा है। हालांकि छोटे लाइन का परिवहन अधिक समय लेने वाले व बहुत खर्चीला है। इन समस्याओं में निराकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट या एक समान रेलवे लाइन परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत देश की सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है। देश में रेल परिवहन में भू, प्राकृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक कारक प्रमुख है। देश में रेल मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों, समतल क्षेत्रों, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, सुरंग इत्यादि से भी रेल मार्ग गुजरते हैं, जिसे संपूर्ण देश का कोना कोना लगभग जुड़ गया है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन में अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। भारतीय रेल पर माल एवं यात्रियों के परिवहन का अत्यधिक दबाव है, वह इसे रोड परिवहन से लगातार चुनौती मिल रही है। सुरक्षा संबंधित कमजोर उपाय, बिजली की उच्च दरें, कमजोर व धीमी नियोजन प्रणाली, पुरानी मशीनरी एवं तकनीक, खराब रखरखाव, चोरी व डकैती आदि अनेकों समस्याओं से भारतीय रेल क्षेत्र जूझ रहा है। रेलवे में बढ़ते यात्री व माल भाग को देखते हुए लाइनों को दोहरीकरण, विद्युतीकरण एवं छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों, ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य तेजी से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 1534 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है, जो मुख्य तौर पर कंटेनर परिवहन की जरूरतों को पूरा करेगा। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्ग का लगभग 11% भाग है। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई मार्च 2013-14 में 5,870 किलोमीटर थी, जो देश के रेल मार्ग की कुल लंबाई 64,000 किलोमीटर का 9.17% था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉड गेज का भाग 82.9% है। यहाँ मीटर गेज का भाग 15.6% तथा नैरो गेज का भाग 1.46% है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसत लंबाई 17.2 किलोमीटर थी, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग निम्न है। पहला जयपुर मुंबई रेल मार्ग, दूसरा जोधपुर हावड़ा रेल मार्ग, तीसरा दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, चौथा उदयपुर दिल्ली रेल मार्ग, पांचवा बीकानेर दिल्ली रेल मार्ग, छठा जयपुर दिल्ली रेल मार्ग, सातवां जयपुर गंगानगर रेल मार्ग, आठवां फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग, नौवां जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, 10वां जयपुर आगरा रेल मार्ग, 11वां जयपुर जम्मू
तवी रेल मार्ग, 12वां जोधपुर गुवाहाटी रेल मार्ग, 13वां जयपुर लुहारू रेल मार्ग, 14वां जयपुर चेन्नई रेल मार्ग और 15वां जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग। पाइपलाइन परिवहन भारत के प्रमुख परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन तुलनात्मक रूप से एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन लाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों को पानी पहुंचाने तक सीमित होता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा प्राकृतिक गैसों को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाओं जैसे बोरानी, बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन लाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, किंतु इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहन आंदोलन, देरी तथा हानियों इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तथा इसकी एक शाखा बरौनी से राजवंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजवंद से मौरी ग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। दूसरा, गुजरात में सलावा से विरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली के चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तीसरा, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा के उत्तर प्रदेश के जगदीशपुरा से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश की विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा व बराला व अन्य स्थानों पर है। अब आता है जल परिवहन। जल परिवहन किसी भी देश को लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता यातायात साधन प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता और केवल बंदरगाह के निर्माण व जल परिवहन के साधनों से यातायात की सुविधा का विकास किया जाता है। इतना अवश्य है कि इसके लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जलपूर्ण मार्ग आवश्यक होते हैं। भारत के लोग अंतकाल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। यहाँ नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन द्वारा भारी व स्थूलकाय वस्तुओं को ढोना अनुकूल है। जल परिवहन के विभिन्न साधनों में ऊर्जा की बचत तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल भी है। हमारे देश में आंतरिक एवं समुद्री दोनों प्रकार के जल परिवहन किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीन काल से नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता रहा है। वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन जल मार्ग है, जिसमें नदियां, नहरें, अप्रवाहित जल तथा झीलें, संकरी खाड़ियां इत्यादि शामिल है। देश की प्रमुख नदियों से 3,700 किलोमीटर लंबे मार्ग का उपयोग जल परिवहन हेतु किया जा रहा है। 4,300 किलोमीटर लंबे नहरी जल में नौ संचालन मार्ग के लिए मात्र 900 किलोमीटर तक की दूरी नौका द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 450 लाख टन माल की ढुलाई प्रतिवर्ष की जा रही है। भारत के 14,500 लंबे नौ संचालन जलमार्गों में से केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग पर ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा परिवहन किया जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय जलमार्ग देश की गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, भांडवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों द्वारा आर्थिक जलमार्गों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। पहला है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। तीसरा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल के पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकाक्ष नहरें 205 किलोमीटर लंबा। चौथा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से भरकानन 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग। पांचवा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूरी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर लंबा जलमार्ग। कुछ अन्य जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबर जुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्चिम जल और कुछ नदियों का ज्वरीय विस्तार शामिल है। देश की अधिकांश नदियां वर्षा काल के अतिरिक्त समय में प्राय जल के अल्पता का शिकार हो जाती है, जिसके कारण उनमें परिवहन बाधित हो जाता है। भारत के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 नदी मार्ग ऐसे हैं
जहां वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। ऐसी नदी मार्गों को ही राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। प्रमुख समुद्री पत्तन बंदरगाह। बंदरगाहों पर समुद्री जहाजों के रुकने, ईंधन लेने तथा सामानों को उतारने चढ़ाने का कार्य किया जाता है। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्य व छोटे पत्तन बंदरगाह है। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडेला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत एवं सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके समीप जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लो एस के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लो एस के निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन केंद्रभूत खानों से निकले लो एस को निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। ये एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई की गणना देश के प्राचीनतम बंदरगाहों में की जाती है, जबकि विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पोत निर्माण एवं उनके मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध है। चेन्नई व्यापार की मात्रा एवं समान लदान के संदर्भ में देश के दूसरा बड़ा बंदरगाह है। ओडिशा में स्थित पारादीप बंदरगाह विशेषतः लोह इसका निर्यात करता है। कोलकाता एक अंत स्थलीय नदीय पत्तन है। यह सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली नदी के तलछट जमाव से इसी नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार दबाव को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। हल्दिया में पूर्णतः सुसज्जित कोयला एवं तट कंटेनर की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में समुद्री तट व पूर्णकालिक नदियों के अभाव के कारण यहाँ जल परिवहन की सुविधा न के बराबर है। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कांडला व मुंबई है। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तीव्रगामी साधन का महत्व भारत जैसे भौतिक दृष्टि से विविधता पूर्ण तथा विशाल देश में स्वतः स्पष्ट है। इसके द्वारा अधिक दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन देश के दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन का प्रारंभ देश में 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा का परिवहन प्रारंभ किया गया। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। आज भारत में इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराती है। परमहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड भारत की अग्रणी हेलीकॉप्टर सेवा है, जो तेल व प्राकृतिक गैसों आयोग को आपांतिक सक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्गम भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाता है। यह भारत में पर्यटन प्रोत्साहन के क्षेत्र में भी कार्यरत है। इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को भी अपने सेवा उपलब्ध करवाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश के 4 बड़े हवाई अड्डों मुंबई, कोलकाता, दिल्ली व चेन्नई का प्रबंध कराता है, जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशीय हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंधन करता है। वर्तमान में कई हवाई अड्डों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्रों को भी दी जा रही है। देश के विमानपत्तनों को उनके कार्य, विशेषता, महत्व तथा उनके द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के आधार पर 4 श्रेणियों में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है। देश में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध कराने वाले प्रमुख हवाई पत्तन निम्न है: जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन, संताकुंज हवाई अड्डा, मुंबई सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन, दमदम हवाई अड्डा,
कोलकाता इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन दिल्ली, मीनाम्बकम चेन्नई तथा तिरुवनंतपुरम। इनके अतिरिक्त बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोलिकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी और नेदुमसरी में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। प्रधान श्रेणी में विमानपत्तन ये छोटे बड़ी सभी प्रकार के वायुयानों को उतारने एवं उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये निम्न है: अगरतला, अहमदाबाद, राजशेसी, अमृतसर, अमौसी, लखनऊ, पटना, बेगमपेट, हैदराबाद, सेंट थॉमस, चेन्नई, सफदरजंग, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, नागपुर, तिरुचिरापल्ली, बड़ापनी, शिलांग आदि। इनके अतिरिक्त देश में 38 मध्यम श्रेणी, 28 छोटी श्रेणी के विमानपत्तन व सरकारी सहायता प्राप्त उड्डयन क्लब भी है, जहां चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान में जयपुर सांगानेर स्थित विमानपत्तन प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा है। यहाँ 2 टर्मिनल जहां से देश व कुछ विदेशी विमान सेवाओं का संचालन सरकारी व निजी विमान कंपनियों द्वारा किया जाता है। यहाँ से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रतनाड़ा, जोधपुर एवं डोबाक, उदयपुर में मध्यम श्रेणी के विमानपत्तन है, जहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध है। कोटा से छोटी श्रेणी का विमानपत्तन है तथा अजमेर में भी किशनगढ़ के पास विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से शीघ्र ही वायु परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। संचार सेवाएं। सभ्यता काल से ही मानव विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग करता आया है। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला आया है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम प्राप्त हो गए हैं जो हमें जीवन में सुविधाएं व आराम प्रदान करते हैं। आज संचार मानव की मुट्ठी में समाया हुआ है तथा संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधा विकसित कर ली गई है, जो हमें आधुनिकता के दौर में काफी सुविधा उपलब्ध कराती है। संदेश प्राप्त करता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा, इंटरनेट, केबल, मोबाइल उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व में वृहत्तम है, जो कि पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, स्पीड पोस्ट आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा इन्हें विभिन्न स्थानों तक बस, रेल तथा वायुयानों व जल परिवहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। आधुनिक संचार के साधन में प्रमुखतः टेलीफोन, इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं है। इंटरनेट की शुरुआत सन 1969 में हुई थी। उस समय एक सीमित क्षेत्र में इंटरनेट नेटवर्किंग का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता था। सन 1972 में ईमेल की शुरुआत ने संचार जगत में क्रांति की शुरुआत की। ईमेल की सहायता से कोई भी संदेश, सूचना इत्यादि कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। जहाँ इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, ईमेल के द्वारा एक ही संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाती है, जो कम खर्चीली है तथा समय की बचत करती है। इसके द्वारा देश विदेश के अलग जगह बैठे कई व्यक्ति श्रव्य दृश्य के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से चित्र एवं चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी व शीघ्रता से भेजे हुए देखे जा सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने से घटित घटना की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुंची जाती है। इंटरनेट सेवा टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं तथा मोबाइल सेवाओं के 2G, 3G व 4G आदि नेटवर्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। टेलीफोन संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है। इसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इसके पश्चात इसकी कार्य प्रणाली में तेजी से सुधार आता गया। इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं से STD व ISG सेवाओं के आ जाने से देश व विदेशी से सीधे ही नंबर डायल कर व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। STD व ISG सेवाओं में देशों व शहरों के अंकीय कोड निर्धारित है, जिन्हें टेलीफोन नंबर के पहले डायल कर सीधे ही बिना किसी इंतजार के बात की जा सकती है।
मोबाइल के जन्मदाता मार्टिन काफूर है। टेलीफोन संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आ गई। मोबाइल सेवाओं से किसी भी व्यक्ति जो मोबाइल फोन सेवा का उपयोग कर रहा है से सीधे ही बात की जा सकती है। मोबाइल सेवा द्वारा तीव्र गति के इंटरनेट सेवा 2G, 3G व 4G आदि उपलब्ध है, जिनके द्वारा वीडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न मोबाइलों एप्लीकेशन ने भी संचार सेवाओं को आसान व तीव्र बना दिया है तथा दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में नई तकनीक का आविष्कार हो रहा है। अब आते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला, वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थलों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। दूसरा, परिवहन एवं संचार किसी देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति है। तीसरा, परिवहन के 3 प्रमुख क्षेत्र है, पहला स्थल, दूसरा वायु, तीसरा जल। चौथा, स्थल परिवहन सड़क, रेल व पाइपलाइनों के माध्यम से होता है। पांचवा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग देश के प्रमुख 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को आपस में जोड़ता है। छठा, राजस्थान से कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिनकी लंबाई 685 किलोमीटर है। सातवां, राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 प्रमुख है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई जाता है। आठवां, राज्य के भीतर की वे सड़कें जो राजधानी को प्रमुख शहरों, कस्बों, जिलों, मुख्यालय को आपस में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों व पड़ोसी राज्यों को राजमार्गों से जोड़ती राज्य मार्ग कहलाती है। नौवां, देश में प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया तथा प्रथम रेलगाड़ी मुंबई व ठाणे के मध्य 33.6 किलोमीटर मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। 10वां, पाइपलाइन परिवहन एक परिवहन का नया साधन है। इसकी सहायता से शहरों के भीतर व बाहर पानी का परिवहन होता था, परंतु आज इसका उपयोग कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस व इसको घोल के साधनों से दूसरे स्थान तक परिवहन में होता है। 11वां, जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है क्योंकि इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। 12वां, देश में 5 प्रमुख नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग तथा कई अन्य जलमार्ग है जिनके द्वारा परिवहन होता है। 13वां, वायु परिवहन सबसे तीव्रतम एवं आरामदायक परिवहन का साधन है जिसकी सहायता से अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को शीघ्रता व सुगमता से पार किया जाता है। 14वां, राजस्थान में वायु परिवहन सेवा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा में उपलब्ध है तथा शीघ्र ही यह अजमेर में भी उपलब्ध होगी। 15वां, टेलीफोन, रेडियो, डाक, टेलीफोन, मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं संचार के महत्वपूर्ण साधन है। 16वां, ईमेल सेवाओं की सहायता से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर तुरंत ही पहुंचाया जा सकता है। 17वां, मोबाइलों सेवाओं तथा इसी सेवा में होने वाले प्रतिदिन नए आविष्कार संचार क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हाँ, इस प्रकार से इस लेसन की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो रही है। परिवहन और संचार के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। इस लेसन को कंप्लीट रिकॉर्ड किया जा रहा है और करीब पिछले आपने पहले के भी अगर आपने ऑडियो अगर कंप्लीट सुने होंगे तो आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि हर लेसन को एक ही रिकॉर्डिंग में समाहित किया गया है, जिससे कि आपको अलग अलग जगह ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और इसको एक ही जगह पर एक साथ सुनने को मौका प्राप्त हो। तो इसी बात को ध्यान में रख कर के इस चीज़ को ऐसा रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जा रही है, जिससे कि आपको एक मंच पर ही सब कुछ प्राप्त हो सके। इसके लिए तो खैर क्षमा चाहेंगे कि ऑडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फिर भी इसके लिए आप क्षमा ज़रूर करेंगे। और एक निवेदन अंतिम कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने का प्रयास करें उन साथियों तक जिनको कि इस रिकॉर्डिंग की बेहद आवश्यकता है। मिलते हैं हर बार की तरह अगली बार फिर एक नई लेसन की रिकॉर्डिंग के साथ।